नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चाएं खास। हमेशा की तरह हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के एडिटर इन चीफ इरविन खन्ना जी। उनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, दिल्ली शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया के बाद अब गाज आप सांसद संजय सिंह पर गिरी है। उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को झाड़ भी लगाई है और सवाल भी पूछा है कि मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत बकायदा पूरे नहीं है, कड़ी से कड़ी नहीं जोड़ रही है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का कहना है कि विपक्ष को कमजोर करने के लिए, यानी कि INDIA जो गठबंधन बना है उसे कमजोर करने के लिए जो केंद्र सरकार है वो एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं और आपका क्या कहना है? देखो, इसको ये सिसोदिया फरवरी से अंदर है, बिल्कुल मामला फरवरी से पहले का चल रहा है और संजय सिंह जी अभी आए हैं इस मामले में। नाम उनका पहले उन्होंने चला था पर एंट्री बाद में आ। अब इसको ये दो ईडी की झाड़, जब सर्वोच्च न्यायालय जब कह रहा था, टिप्पणी कर रहा था, उस टिप्पणी को हल्के में तो लेना नहीं चाहिए। बिल्कुल। पर एक बात टेक्निकली जो तकनीकी रूप से देखनी पड़ेगी कि ये टिप्पणी एक केंद्र बिंदु एक बिंदु पर हुई है, मुकदमे पर नहीं हुई, एक बिंदु को लेकर हुई है। और ऐसी टिप्पणियां अगर सर्वोच्च न्यायालय की देखें तो कई केसों में दूसरी जगह भी आई हैं। ऐसी टिप्पणियां हार्श जिसको हम कह लेते हैं, कोई सख्त टिप्पणी कह देते हैं, वो आई है। पर उसका कोई मुकदमे पे प्रभाव पड़ेगा ये अभी नहीं कह सकते हम। इसका एक हिसाब देना है। दूसरी बात यह है कि ये ED CBI ये सारा मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय तक जब पहुंचा है तो हाई कोर्ट तक होकर गया, निचली कोर्ट तक होकर गया। उन्होंने जो वहां पे तथ्य थे उनको उन्होंने स्वीकार किया, तभी तक आज तक जमानत नहीं मिली, तभी मामला सर्वोच्च न्यायालय गया। तो उस दृष्टि से अभी भी टिप्पणी सख्त हो सकती है, लेकिन उसका परिणाम क्या निकलेगा, ये कहें कि उनको राहत हो जाएगी या मिले, ये नहीं कह सकते। पर हम ये कह सकते हैं कि टिप्पणी को देखते हुए आम आदमी के जो पोलिटिकलाइज जो है पार्टी जो है उसको राहत जरूर मिलेगी। वो इसको कोशिश कर रहा है कि जो पार्टी विपक्ष दल है कि सरकार का दबाव, मैं एक स्थिति की मानता भी लेता हूँ, सरकार का दबाव सिर्फ FIR दर्ज करने तक हो सकता है। जब मामला न्यायालय में चले गया और दो एजेंसियों के बीच में आ गया, एक CBI ED एक तरफ, न्यायालय एक तरफ, तो उसका सारा एक प्रोसीजर है। एक प्रोसीजर के बिना तो आप कोई चीज नहीं कर सकते। तो प्रोसीजर को लेकर टिप्पणी हुई है, मुकदमे को लेकर नहीं हुई। जो प्रोसीजर अडॉप्ट कर रही है ED उसको लेकर न्यायालय ने टिप्पणी की है, मुकदमे की टिप्पणी नहीं की है। तो इसको इस हिसाब से लेना चाहिए। ये अब मामला बड़ा एक राजनीतिक दौर ऐसा है, पंजाब में कांग्रेस ये कह रही है, दिल्ली में आप ये कह रही है, बंगाल और राजस्थान में TMC ये कह रही है, वहां पे BJP और राजस्थान में। ये एक राजनीतिक दौर ऐसा देश में चला जो सारे एक दूसरे को आरोप लगा, क्योंकि सामने चुनाव आ रहे हैं, चाहे पहले 5 राज्यों में विधानसभा के खड़े हैं, उसके बाद लोकसभा के खड़े हैं। तो ये कुल मिलाकर मैं कहता हूँ कि जब आप एक राजनीति एक तरफ है, लेकिन CBI ED की जो वर्किंग है स्टाइल वो एक तरफ है, और न्यायालय अल्टीमेटली जो फैसला कोर्ट ने करना है। अगर इससे पहले हम जाएं तो राहुल गांधी की जब सदस्यता हुई थी उस समय कितना शोर मचा था कि सरकार ने ये कर दिया, BJP ने वो कर दिया, कांग्रेस ने बाहर आके, पार्टी सब विपक्षी दल इकट्ठे भी हो गए। अल्टीमेटली जो कोर्ट ने फैसला किया लागू हुई, और उस कोर्ट को एक प्रोसीजर के हिसाब से चलना पड़ता है। तो इसको लेकर आप प्रोसीजर्स को ओवरलैप तो कर नहीं सकते। वो ना जो CBI ED उसने भी अपना प्रोसीजर रखना और न्यायालय ने भी अपना प्रोसीजर। तो हम सबको एक पेशेंस रखनी चाहिए कि व्यवस्था को चैलेंज ना करे, सरकार के विरुद्ध जो करना करें, पर व्यवस्था पे ना करे कि व्यवस्था सरकार के अधीन ही व्यवस्था आ गई ना। सब इंडिपेंडेंट अपने अपने से करते हैं, सिर्फ जो प्रभाव पड़ता है वो FIR तक है। आप कह सकते हैं 5% 10% प्रेशर से FIR हो सकते, पर वो गलत या सही, राहुल गांधी जी का केस हमारे सामने है, क्या कुछ और अल्टीमेटली 4 महीने बाद वापसी सारा कुछ हो गया। तो ये भी स्थिति इसी तरह आई है। व्यवस्था को ना चैलेंज करें, ना इसको राजनीतिकरण करें। कानूनी लड़ाई है, कानूनी लड़ाई में अपनी अपनी बहस करिए, अपनी अपनी जिरा चलिए, अल्टीमेटली फैसला
न्यायालय ने करना, इसको उस तरह। चलिए अगली खबर की बात करते हैं। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का एक और जो मामला है, जो एक और आरोप है, वो केंद्र सरकार के ऊपर लगा है। चीन से फंडिंग और चीनी एजेंडा चलाने के आरोप में एक न्यूज वेबसाइट है न्यूज क्लिक, उसके संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। विपक्ष कह रहा है, तमाम विपक्षी पार्टियां कह रही है कि चौथे स्तंभ यानी कि मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है, उस पर हमला है, मीडिया की आज़ादी पर ये हमला है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने अपना जवाब दिया है। उनका कहना है कि जो एजेंसियां हैं वो कानून के मुताबिक काम करती हैं। तो आप कैसे देखते हैं? मैं इसको देखिए, समुंदर है ना, समुंदर को बांध नहीं बांध सकते, इसी तरह विचारों के ऊपर आप पाबंदी नहीं लगा सकते। बिल्कुल। ये न्यूज क्लिक जो एक वेब पोर्टल है, आज हजारों जहाँ पे सरकार के विरुद्ध कितने रोज हम देखते हैं सोशल मीडिया पे भी, और सारे सरकार के विरुद्ध भी चलते हैं, सरकार के समर्थन में भी चलते हैं। और इससे पहले सरकार ने कई ऐसे एनजीओ पर भी पाबंदी लगाई है और कई ऐसे जो वेबसाइट्स हैं उन पर भी पाबंदी लगाई है जो उनको लगता है कि राष्ट्र हित में नहीं है। ठीक है, तो इस मामले में जो है, जो सरकार ने और जो अब जो न्यूज़ क्लिक के वकील साहब सिब्बल साहब से उनको न्यायालय ने किया है कि जो आरोप लगे वो गंभीर हैं, हम जमानत नहीं दे सकते जब तक कि सरकार की ना सुने, और जो कार्रवाई करने वाली दोनों पक्षों की, दोनों हाँ। जब तक आमने सामने सवाल नहीं, हम नहीं कर सकते। अब इसमें जो मुद्दा चीन का, ये 2019 के चुनाव पे चली हुई है मुद्दा उस समय का, और न्यूज प्रकाशित हुई है पहले अमेरिका में, उसके बाद छानबीन के बाद यहाँ पे केस दर्ज हुआ है। और उसमें ये कहा गया है कि एक वीवो एजेंसी है, उनके दूरसंचार चाइना की, एक साथ गोओमी या कोई इस तरह का नाम है, ये दो एजेंसियों के इनमें उन्होंने फंडिंग करी। और ये जो मीडिया की बात है, पत्रकारिता जो है, ये उस हिसाब से ना देखा जाए, ये फॉरेन फंडिंग की बात है। चाइना से अगर फंडिंग आई है, और ये पहले भी एनजीओ को आती रही है उस देश को कमज़ोर करने की, तो ये हमारे देश में असंतोष पैदा करना, प्रभुसत्ता को अफेक्ट करना, तो ये इस दृष्टि से देखे। और इसमें फिर वो पहले वाली बात, एफआईआर दर्ज हुई है, न्यायालय के पास मामला है, फैसला उसने करना है। अब आप कहें कि ये सरकार दबा लेगी, ये सर्वोच्च न्यायालय को दबा सकती, ये तो संभव नहीं है। ये तो फिर आपका मतलब कि आपके सारी व्यवस्था से ही आपका यकीन उठ गया ना। आप सरकार एफआईआर दर्ज होगी, ठीक है, आप कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो फैसला आएगा। अब पत्रकार कोई एक के साथ, ये तो एक वेबसाइट है, प्रिंट मीडिया के साथ है, पर दूसरी जो मैंने समुद्र की बात की है, अगर सरकार वहाँ पे बांध नहीं लग सकता, तो समुद्र के दूसरे जो क्वालिटी थी वो अपनी मर्यादा में आप रहता है। अगर पत्रकारिता वाले प्रिंट मीडिया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चाहे सोशल मीडिया, जब वो अपनी मर्यादा खुद रखें कि तब दूसरे को उंगली उठाने का मौका मिलेगा। अगर हम स्वयं अपनी मर्यादा में रहें, अपने राष्ट्र को सामने रखें, अपने स्वाभिमान को सामने रखें, अपने कर्तव्य को सामने रख के कार्य करें, तो ये नौबत आएगी नहीं। और कलम की ताकत का सही इस्तेमाल करें। और परिणाम अब क्या, देखो कर्म अपने हाथ है, परिणाम क्या आएगा। अगर 2019 में आया था, 2023 में आपके सामने उसका कर्म का परिणाम ही सामने आ रहा, वो भुगतना पड़ेगा, गलत या सही ये न्यायालय का फैसला होगा। चलिए अगली और एक बहुत ही खुशी वाली खबर की बात करते हैं। एशियन गेम्स 72 सालों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, भारतीय खिलाड़ी 100 पदकों की गिनती तक पहुंच गए हैं। बहुत ही मान वाली बात है। तो खेलों की दुनिया में भारत जिस तरीके से सुपर पावर बनकर सामने उभर कर आ रहा है, कैसा लग रहा है आपको, क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो उन खिलाड़ियों को जो हमारे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वहाँ प्रतिनिधि के रूप में गए हुए हैं और भारत के मान शान के लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनको बधाई। क्योंकि ये पहली दफ़ा जब से 1951 से शुरू हुए, और ये आज पहुँचे हम 100 के 3 आंकड़े हमारे मेडल पहुँचे, और उसमें भी 26 के करीब है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इनमें जो 100 में सबसे जो बड़ा शेयर है वो हरियाणा और पंजाब का है। इनमें जितने मेडल आए हैं उसमें 40% 45% हरियाणा और पंजाब के खिलाड़ियों के लिए। हरियाणा तो आगे था ही, पर इस बार पंजाब ने भी कमाल किया। हाँ, हरियाणा के बाद पंजाब आ गया, फिर दोबारा उस स्थिति पे आया। और इसके आगे चले कि हॉकी में जो 10 खिलाड़ी हैं पंजाब के हैं, जिन्होंने गोल्ड 9 साल बाद गोल्ड जीता, और 5 जलंधर के हैं, इसलिए विशेष खुशी की बात जलंधर वासियों के लिए भी है। इससे आगे हम देखें तो ये नीरज चोपड़ा ने जब पिछले ओलंपिक जीता, तो इससे एथलेटिक्स और निशानेबाजी, एथलेटिक्स ने बहुत इम्प्रूव किया हमने, और उसके बाद निशानेबाजी में आया, फिर दूसरे कंबाइंड गेम में आया, बैडमिंटन में हमने वर्ल्ड
वो जो गोल्ड मेडल अभी डबल्स का जीता, आज ही उसका आया समाचार आया। और ये जो सारा एक चीज़ देखें, ये यहाँ खिलाड़ियों का अनुशासन, लगन, मेहनत, ये अपनी जगह, उनका जो तपस्वी जीवन होता है तो खिलाड़ी का एक बड़ा अनुशासित जीवन होता है, अदरवाइज इस स्तर पे पहुंच नहीं सकता आदमी। वो एक अपनी जगह खड़ा है। बस जो 70-80% उनकी अपनी मेहनत है। 30% मैं समझता हूँ कि जो सरकार ने समर्थन और संरक्षण दिया, जो नीतियां बनाई पिछले 5-10 साल में, केंद्र सरकार ने, हरियाणा ने, पंजाब ने या और प्रदेशों की सरकारों ने खेलों को जो बुनियादी ढांचा इम्प्रूव किया, उसके परिणाम आज हमारे सामने आने हैं। इससे आगे एक बात आ रहा है, समाज की सोच में जो बदला है। ये तो पहले पढ़ाई को लेके होता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे महान। हाँ, तो खेल को वो मानते नहीं थे, परिवार भी नहीं मानते थे। और उस सोच का ये फर्क आ गया कि आज अगर लड़कों ने 100 में से 50 या 52 मेडल जीते हैं तो 45-46 लड़कियों ने लिया। ये दोनों जब आपकी आबादी 7 कंधे से कंधा मिला मिलेगी तभी आप इस पे पहुंचे। अगर लड़कियां ना आए या, और ये सोच जो आई है ना समाज, ये आगे और अच्छे परिणाम लाएगी। और एक बात हमें इस जश्न में, मूड में ना भूलें हम, कि आज भी हम 4थे नंबर पर पहुंचे हैं, बहुत बड़े पहले, पर हमारे से आगे साउथ कोरिया है, जापान है, चाइना है। आबादी के हिसाब से हम सबसे बड़े हैं। और चाइना के गोल्ड मेडल हमारे टोटल मेडलों से कहीं ज्यादा है। तो ओलंपिक में इससे भी ज्यादा बड़ा कंपटीशन हमें देखना पड़ेगा, वो सिर पे हमारे 2024 के। तो हमें सरकारों को ये चाहिए कि अब जो एक इस एशिया गेम के जो सामने क्रीम निकल कर आई है सामने के, अगले समय में उनको संभाले करे, और आगे के जो साल 5-4 साल हैं बुनियादी जो स्कूल स्तर पे लेके उनको संभाले। और लड़कियों और लड़कों को स्कूल लेवल पे जब आप संभाल लेंगे तो आने वाले 5 साल में आप दुनिया में समझा डंका बजेगा कि इंडिया बदल रहा है, इंडिया का दौर आया है। क्योंकि आज एक बात समझे, युद्ध के मैदान में आप अपनी नहीं क्वालिटी, अपना ताकत दिखा सकते, आपको खेल के मैदान में अपना लोहा मनवाना होगा। और उस भावना से, क्योंकि युद्ध कोई आज पसंद नहीं करेगा ना अमन चैन में, तो आपको अपना जो गुण है, जो शौहरत है, जो ताकत है, वो खेल के मैदान में दिखानी है। इस लक्ष्य को लेके आप आगे निकले। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे सभी खिलाड़ियों को जिन्होंने पदक जीते हैं और भारत का नाम रोशन किया। उनके परिवार और सबको, खेल प्रेमियों देश में, वो सबको एक गौरव का समय है, इसका एंजॉय करना चाहिए। और उनको मान सत्कार, जिनके कारण हमें ये खुशी का मौका देखने को मिला। चलिए, अगली खबर की बात करते हैं। विधानसभा चुनाव होने हैं, कुछ राज्यों में राजस्थान और मध्य प्रदेश भी शामिल हैं। चुनावों से पहले मुफ्त की सियासत करना, मुफ्त ये दिया जाएगा, फ्रीबीज जिसको हम कह लेते हैं, ये बहुत आम हो गया है। पर सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर एक्शन लिया है। इस मामले में चुनाव आयोग को, केंद्र सरकार को, राजस्थान सरकार को और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है फ्रीबीज पर। राजस्थान की अगर बात करें तो कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो बीजेपी की सरकार है। तो जो फ्रीबीज की जो सियासत होती आई है पिछले कई सालों से, कैसे देखते हैं आप? देखो, सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को भी नोटिस दिया इस मामले में। चुनाव आयोग ने भी अपना स्टेटमेंट दिया, उन्होंने भेजे भी, हम मध्य प्रदेश में देखेंगे, करेंगे। चुनाव आयोग की स्थिति तो यह है कि वो सिर्फ कह सकते हैं, उनके पास पावर पूरी टेक्निकली, वो कुछ नहीं कर सकते इस मामले। हाँ, सर्वोच्च न्यायालय ने एक कदम उठाया है, नोटिस दिया है, तो इसको गंभीरता से लेना भी चाहिए। रही बात, अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भाजपा है, और उधर जो राजस्थान में कांग्रेस की है। तो ये तीनों बड़ी पार्टियां हैं। ममता देख लें, उधर टीएमसी है, उड़ीसा है, उस जिस देखे प्रदेश में तो फ्री बीज तो चल ही रही है। अब मुश्किल ये है कि फ्री बीज और जन कल्याण, इसमें कैसे अंतर करेंगे आप? अब एक पहले तो ये आ गई, जन कल्याण की कौन सी है और फ्री बीज कौन सी है, इसमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा सर। दूसरी बात यह है कि जिन राज्यों की आर्थिक स्थिति ही पहले डेबिट में चल रही है, कर्ज लेके वो चल रहे हैं, वहां पे अगर आप फ्री बीज देंगे तो उसकी आगे भरपाई कौन करेगा? आर्थिक विकास भी चलेगा, और आप आर्थिक रूप से पिछड़ते चले जाएंगे। तो गरीबी तो अपने आप में एक बड़ा एक अपराध कह लें, एक श्राप कह लें। वो आप जब एक प्रदेश, देखो ये हम जब एक प्रदेश की बात करते हैं तो उसकी आर्थिक स्थिति का देर से
राष्ट्र की आर्थिक स्थिति भी बढ़ रहा है। आज राष्ट्र विकसित देश होने का सपना देख रहा है, बिल्कुल बूंद बूंद करके घड़ा हाँ, भरता है। और हम दस्तक दे रहे हैं। हम पहले 5 आर्थिक पहुंच गए हैं उसकी विश्व की, तो उसको जब हम फ्री बीज भी शुरू हो जाएगा काम, तो उसका फिर जब ग्रहण लगेगा राष्ट्र में भी आ गए तो फिर हम पीछे आएंगे। ये एक आत्मघाती कदम है, पर इसमें राजनीतिक दल सत्ता प्राप्ति के लिए करेंगे। अब हो क्या सकता है, एक तो ये जो ऑलरेडी पिछड़े आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य हैं वो करें। अब पंजाब का मामला 35%, मध्य प्रदेश, ये सारे 35 से 40% के बीच अपनी कमाई का फ्री बीज में लगा रहे हैं। इसका अगले 5 साल में असर आएगा सारे। जो चाहिए तो ये है कि जब चुनाव घोषणा पत्र में ऐसी कोई बातें आती हैं जो फ्री बीज की, जब हम ये देंगे वो देंगे, तो उस राज्य की पहले बैलेंस शीट का पता होना चाहिए लोगों को भी हमारी स्थिति ये है, इसके बाद हमारा लोगों को पता। तो दूसरी बात यह है कि जो घोषणा कर रहे हैं उनको ये बताना पड़ेगा कि हमने ये देनी है, तो इसका अल्टरनेटिव, इसका इकोनॉमिक अरेंजमेंट, आर्थिक कहाँ से लेके आएंगे पैसा, जी धन कहाँ से लेंगे, कर्जा लेंगे या कोई रेवेन्यू जनरेट के कमाई बढ़ाएंगे। तो वो मुद्दे बताने पड़ेंगे, हम इस तरह कमाई बढ़ाएंगे। और अगर वो मुद्दे वो कमाई के साधन नहीं करते 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, तो फिर ये एक प्रवीण संविधान में बननी चाहिए कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां जो फ्री बीज दे के आप सत्ता में तो आ गई, लेकिन उन्होंने 5 साल में कोई ऐसा काम नहीं किया जो कि उस राज्य के कमाई को बढ़ा दे, तो उनमें प्रतिबंध लगना चाहिए, उनकी मान्यता रद्द होनी, तभी काम बनेगा। अदरवाइज अगर इसी खेल में शहर बात में चलते रहे तो नुकसान देश का होगा। आज बेशक पहले प्रदेश का होगा, बाद में देश का होगा। तो ये चीज बड़ी गंभीर मुद्दा है फ्री बीज का, इसका बड़ा गंभीरता से इस पर चिंतन होना चाहिए। बिल्कुल। चलिए अगली खबर की बात करते हैं, और आखिरी खबर हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार का एक बहुत ही अच्छा फैसला। इस फैसले पर आपकी क्या राय है वो हम लेंगे। फैसला पहले हम आपको बताते हैं। जिस परिवार में एक बेटी है उस परिवार को 2 लाख रुपए देने की बात की गई है। जिस परिवार में 2 बेटियां हैं उस परिवार को 1 लाख रुपए देने की बात की गई है। बातें हो रही हैं कि ये जो घोषणाएं हुई हैं इससे कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा और लड़कियों के प्रति मानसिकता बदलने में काफी अहम योगदान हासिल होगा। तो आप कैसे देखते हैं? ये उन्होंने किया कि जो परिवार नियोजन करने के हिसाब से, जिन्होंने एक लड़की के बाद परिवार नियोजन करे उनको 2 लाख, 2 लड़कियों के बाद किया। क्योंकि हमारे सोच समाज की ये है कि लड़का चाहत में लड़कियां, आज जलंधर में पिछले दिनों में एक इतनी घिनौनी घटना घटी कि एक परिवार दंपति ने अपने 3 बच्चियों को इसलिए गरीबी के कारण मार दिया। एक बच्चे लड़के को बचा लिया, एक लड़की को, 3 को आप मार दिया। तो लड़के की चाहत में पहले 4 लड़की हुई, फिर लड़का हो गया। और तो अब गरीबी की मार झेलने अब ये देखिए कि जो हम अभी पहले आपने एशियन गेम्स की बात की, तो लड़कियां बराबर माँ बाप का नाम रोशन कर रही हैं। बराबर जिन्होंने मेडल जीता, तो माँ बाप का रोशन नाम तो परिवार का हुआ ना पहले फलाने के लिए। तो ये सोच बदलनी पड़ेगी। हिमाचल सरकार का ये फैसला एक सही दिशा में उठा कदम मैं कह सकता हूँ, ठीक है, स्वागत योग्य है कि उन्होंने किया। लेकिन समाज में केवल ये एक प्रोत्साहन तो दिया परिवार को, लेकिन साथ साथ में ये करना चाहिए समाज के बदलाव, लड़कियों के जो उज्जवल भविष्य के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा, ये पहले स्टेप, और उसके बाद आर्थिक रूप से वो कैसे आत्मनिर्भर हो सकती हैं। ये 3 चीजें हैं अगर लड़कियों का उज्जवल भविष्य बनाना है। उनको स्वास्थ्य और शिक्षा पहले मिले, फिर उसके बाद आत्मनिर्भर हो रहे, ताकि वो डिपेंडेंसी जो पुरुषों पर या परिवार पे जो होती है वो कारण बन जाता है लड़की को दबाने का, कोख में। लड़की तो हमारे ग्रंथ साहब में गुरु में कहा कि राजा को जननी है, जन राजा में उनको क्यों ऐसे करने। तो लड़की का हमारे ग्रंथों में क्या है कि औरत जो है ना, जिस घर में पूजी जाती है वहां पे देवता वास करते हैं। और दूसरी बात साथ ही उन्होंने कही, जिस घर में औरत दुखी है और उसका श्राप उस घर का सत्यानाश भी करता है, नष्ट कर देता है। औरत को दुखी के इस तरह उन्होंने लिया है कि वो डूबते घर को बचाती भी है, और अगर तंग है तो वो नष्ट करने का कारण भी वो औरत बनती है। तो औरत को, जो लड़की को, जो अभी परिवार ने जो को लेकर और सारा जो सोच है एक सही दिशा में, ये सरकार तो कर ही रही है, समाज को भी जो मैं समझता हूँ धार्मिक संगठन है, गैर सरकारी संगठन, उनको भी इस अभियान में शामिल होना चाहिए। भाई लड़की का मान सम्मान और उसका उज्जवल भविष्य के लिए सुरक्षा करें। सबको सरकार से मिलकर जब करेंगे तभी बात बनेगी, अकेले से तो नहीं है। पर ये एक उचित कदम है और ठीक कदम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। तो चर्चा खास में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ और मुद्दों के साथ होगी मुलाकात। तब तक देखते रहिए दैनिक उत्तम हिंदू टीवी। धन्यवाद।